आज का जो टॉपिक है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि वो अपराध जो कि स्टेट के विरुद्ध होते हैं। अब यहाँ पर हमें अपराध का तो मतलब पता है, लेकिन जो एम्बिगुअस पार्ट है वो है स्टेट। अब ये एम्बिगुअस कैसे है? देखो, कभी भी कोई ऑफेंस होता है, कभी भी कोई क्राइम होता है, हमें पता है वो एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। मर्डर किसी एक इंडिविजुअल का, सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे सभी डर कर रहते हैं, राइट। इसी रीज़न से क्राइम में कंप्लेनेंट एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी स्टेट बनती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑफेंसेस होते हैं सारी स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। तो ये अलग से ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 6 क्यों बनाया था, समझे? एम्बिगुअस कैसे? अब देखो, स्टेट का यहाँ पे मतलब समझो। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है सॉवरन। सॉवरन मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी। पुराने टाइम में जब मोनार्कियल टाइम होता था तब हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होते थे? तुम्हारे किंग, यानी कि मोनार्की। अब क्योंकि डेमोक्रेसी है तो अब होगी गवर्नमेंट। तो अब कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, कि भाई सरकार पलटा देते हैं या देश के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, यानी कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है जो कि ट्रीसन यानी कि देशद्रोह। ट्रीसन मतलब होता है बिट्रे, देश के साथ बिट्रे करना, देश के साथ विद्रोह करना, अपने देश के साथ या किसी और के देश के साथ। वो ऑफेंसेस इस चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें स्टेट का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है सॉवरेन। सॉवरेन यानी हाईएस्ट अथॉरिटी। और तुम्हें चैप्टर का एक जिस्ट मिल गया कि आज हम समझने के वाले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 121। अब सबसे पहले आता है सेक्शन 121। ये कहता है कि हुएवर वेजेस वॉर या अबेट या अटेम्प्ट करे अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या कहता है ये सेक्शन कि भाई हुएवर मतलब इंडियन है, फॉरेनर है, उसकी नेशनैलिटी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को ही सेम लेवल पे ट्रीट किया जाएगा। अब एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कोई रशियन है, वो इंडिया के खिलाफ वॉर वेज करने की प्लान कर रहा है, तो उसको उसके देश वाले देखे ना, हम क्यों उसको पनिश कर रहे हैं? वो इस मैगजिम की वजह से, डी जूरे जेंटिल। अगर कोई भी फॉरेनर किसी भी देश में आता है तो वो एक टैसिट कंडीशन के साथ आता है कि भाई मान लो जैसे अगर फॉरेनर के साथ चोरी हो जाए, ठीक है, तो वो अपने देश को कॉल करेगा या हमारी पुलिस की हेल्प लेगा? ऑब्वियसली वो हमारी पुलिस की हेल्प लेगा। तो बेटा, जब तुम प्रोटेक्शन के लिए हमारे लॉज पर निर्भर हो तो तुम सब्जेक्ट टू आवर लॉज उतने ही हो जितना एक इंडियन है। मतलब हमारे लॉज तुम पर उतने ही एप्लीकेबल होंगे जितने एक इंडियन पर होते हैं। समझ गए? इसीलिए फॉरेनर्स को हम पनिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हुएवर क्या था कि भाई जो भी अबेट करे या अटेम्प्ट करे या वेजेस वॉर। अब तुम्हें क्राइम की 4 स्टेजेस याद है। पहले तुम इंटेंशन बनाते हो, फिर तुम प्रिपरेशन करते हो, फिर तुम अटेम्प्ट करते हो, और जब वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो तुम्हें कंप्लीट ऑफेंस की सज़ा मिलती है, राइट। यहाँ पे उन 4 में से 3 स्टेजेस की बात करी, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीट ऑफेंस। तो ये क्या कहता है कि तीनों ही स्टेजेस में ये इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करता है। इक्वल फुटिंग मतलब तीनों ही स्टेज में सेम पनिशमेंट मिलती है। अब देखो, अबेटमेंट को ना ये प्रिपरेशन मानता है। अब वो कैसे? प्रिपरेशन में तुम क्या करते हो? तुम नेसेसरी टूल्स प्रिपेयर करते हो, राइट। जो भी क्राइम में नेसेसरी टूल्स है, मान लो मैंने किसी का मर्डर करना तो मुझे गन चाहिए, वो नेसेसरी टूल हो गया, राइट। तो तुम नेसेसरी टूल्स प्रिपेयर करते हो प्रिपरेशन में। यहाँ इंस्टेड ऑफ टूल्स तुम ह्यूमन बीइंग्स प्रिपेयर करते हो, तुम उनको लाइक माइंडेड बनाते हो। अबेटमेंट में क्या करते हो? तुम किसी को इंड्यूस करते हो कि हाँ भाई चल यार, करते हैं, क्राइम करते हैं, विद्रोह करते हैं देश के खिलाफ, ये सरकार पलटा देते हैं, हम लोग राज करेंगे, राइट। तो तुम किसी को इंड्यूस कर रहे हो, तो तुम प्रिपेयर कर रहे हो सारे ह्यूमंस। उसके बाद तुम अटेम्प्ट करते हो। अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो कंप्लीट ऑफेंस यानी वेजेस वॉर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर जो वॉर है, यहाँ पर वॉर 2 तरीकों की है। या तो तुम कंपेल कर सकते हो या रिस्ट्रेन कर सकते हो। कंपेल मतलब तुम सरकार को मजबूर कर सकते हो किसी तरीके से कि वो तुम्हारी मांगे पूरी करे, कोई तुम्हारी डिमांड है उसको वो फुलफिल करे। या तुम उनको रिस्ट्रेन कर सकते हो कि वो अपनी ड्यूटी ना करे, जैसे उन्हें किडनैप कर लिया, सरकार को डीथ्रोन कर दिया, या फिर तुमने किसी सरकारी ऑफिशियल का मर्डर कर दिया,
ताकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए, उन्हें रिस्ट्रेन कर दिया। तो वॉर में, वेजेस वॉर में, इस सेक्शन में दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होंगी, कंपेल एज वेल एज रिस्ट्रेन। तो ये क्या कहता है कि तीनों ही स्टेजेस को, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, वेजेस वॉर, तीनों को इक्वल फुटिंग में ट्रीट करेगा, यानी तीनों में इक्वल सजा मिलेगी। वो क्या है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ प्लस फाइन। यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब एंड फाइन, यानी कौन सा ऑफेंस बन गया, नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल कैसे, कंपाउंडेबल मतलब जिस ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी या तो फाइन दे दो या इम्प्रिजनमेंट चले जाओ। यहाँ पर और नहीं, यहाँ पे एंड है, यानी फाइन कंपल्सरीली है, इम्प्रिजनमेंट भी कंपल्सरीली, यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, यानी कौन सा ऑफेंस बन गया, नॉन कंपाउंडेबल। क्लियर है। सेक्शन 121 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू आलियास अफसन गुरु। इस केस में क्या हुआ था, 13 दिसंबर 2001 की बात है। 5 टेररिस्ट सुबह लगभग 11:30 बजे, जब पार्लियामेंट सेशन में था, यानी पार्लियामेंट्री मेंबर्स अभी पार्लियामेंट के अंदर थे, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली ये लोग अटैक नहीं कर पाए। इनको बाहर जो ऑफिशियल्स खड़े थे, यानी कि बाहर जो सिक्योरिटी पर्सोनल खड़े थे, उन्होंने इन्हें बाहर ही धर लिया और ये पांचों के पांचों वहीं मारे गए। लेकिन इन्होंने भी काफ़ी हमारा नुकसान करा था। इन्होंने 9 लोगों को मारा था, यानी 9 कैजुअलिटीज़ करी थी और 16 लोग इंजर्ड, 16 लोग काफ़ी घायल हुए थे। तो इस केस के फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें एक ब्रशअप करा दिया, एक आइडिया मिल जाएगा। इस केस की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि भाई नंबर ऑफ मेंबर्स डज नॉट मैटर। अगर इस सेक्शन में तुम्हें किसी को कन्विक्ट करना है तो नंबर ऑफ मेंबर्स डज नॉट मैटर। वो ये नहीं कह सकते थे कि हम तो भाई सिर्फ 5 ही लोग हैं, देश तो इतना बड़ा, मिलियंस की पॉपुलेशन, हम कैसे देश के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मेंबर्स डज नॉट मैटर। दूसरा, द वे दे आर इक्विप्ड, वो लोग काफ़ी अच्छे से इक्विप थे। वाइट एम्बेसडर गाड़ी में उन्होंने इतने तरीके के बॉम्ब्स, ग्रेनेड, AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल्स, मतलब बहुत ही इतने सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स थे कि वो पूरा पार्लियामेंट उड़ा सकते थे, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि वे दे आर इक्विप्ड ये भी मैटर नहीं करता कि उनके पास सिर्फ पत्थर ही थे या बहुत हैवी बॉम्ब्स थे। जो मैटर करता है ये डज नॉट मैटर, ठीक है। जो मैटर करता है वो क्या है, उनका ऑब्जेक्ट, यानी कि उनकी इंटेंशन क्या थी। यहाँ पर उनका प्लेस ऑफ अटैक क्या था, पार्लियामेंट। और कब, जब वो सेशन में था, सबसे बड़ी बात। तो प्लेस ऑफ अटैक पार्लियामेंट था। ऐसा नहीं था कि 5 लोग एक दिन सुबह उठे कि हाँ आज मेरे सामने जो भी आएगा हम सबको उड़ा देंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, जो कि सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी है। बेसिकली उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया था, राइट। उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक करके खुलेआम हमें चैलेंज किया था। यहाँ पर बच्चे कई बार बेजिंग वॉर को 2 चीज़ों से कंफ्यूज कर लेते हैं, एक तो राइटिंग यानी कि दंगे, या पब्लिक पीस अफेक्ट करना। तो अब देखो राइटिंग में क्या होता है, मान लो सरकार ने कोई एक ऐसा बिल पास किया जो तुम चाहते हो कि सरकार वो बिल वापस ले ले, तो तुम प्रोटेस्ट करते हो। जब वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो वो राइट में बदल जाता है। तो अब वो प्रोटेस्ट जितना मर्जी वायलेंट हो, जितने मर्जी बड़े स्केल पे हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि सरकार वो उनकी मांग पूरी कर दे और वो लोग पीछे हट जाएंगे, राइट। क्या इन लोगों का ऐसा कोई ऑब्जेक्ट था? नहीं, इनका ऑब्जेक्ट सीधा सीधा था खौफ फैलाना, दहशत फैलाना। उन्होंने सीधा सीधा सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी पे अटैक करके हमें चैलेंज करा था, राइट। दूसरा, पब्लिक पीस अफेक्ट करना। ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला एक चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी। पब्लिक पीस अफेक्ट करना मतलब अशांति वाला माहौल पैदा करना। यहाँ पर हाँ, इनके एक्ट से अशांति वाला माहौल पैदा हुआ था, लेकिन क्या इनका एंड गोल सिर्फ अशांति फैलाना था या उससे कुछ ज़्यादा था? यहाँ पे इनका एंड गोल सिर्फ पब्लिक पीस को अफेक्ट करना नहीं था। यहाँ पे इनका एंड गोल क्या था? सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी को चैलेंज करना। इसलिए इन दोनों से कंफ्यूज मत करना, ये क्लियरली एक बेजिंग वॉर का एग्जाम्पल है। तो कमिंग बैक, जजमेंट में क्या कहा गया था कि भाई ऑब्जेक्ट मैटर करता है, और दूसरी चीज क्या मैटर करती है कि भाई प्रिंसिपल और असेसरी दोनों में ही कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों को ही सेम पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो ये प्रिंसिपल और असेसरी क्या है। तुम्हें अमेरिका का वो टेररिस्ट अटैक याद है जब उसमें 2 उनके टावर गिराए गए थे? तो जो 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने प्लेन फ्लाई करा था वर्सेस जो ओसामा बिन लादेन था जो उसका मास्टरमाइंड था, वो दोनों अलग थे। वैसा ही इस केस में है कि भाई यहाँ पर भी ये 5 टेररिस्ट मास्टरमाइंड नहीं थे।
5 टेररिस्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड थे, तो ये सेक्शन कहता है कि जो मास्टरमाइंड है और जो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, प्रिंसिपल और एक्सेसरी में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों को ही सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता सेक्शन 121 है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में हमें एक चीज़ पता है कि भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन करने का एक अग्रीमेंट बनाते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। लेकिन जब मैंने आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताई थी तो आपको एक चीज़ याद होगी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इंटेंशन और प्रिपरेशन की स्टेज पे पनिशेबल नहीं है। बच्चे बैट खरीद के लाए कि भाई टीचर का सर फोड़ेंगे, टीचर का सर फोड़ना गलत है, लेकिन प्रोसिक्यूशन प्रूव कैसे करेगा कि वो बैट टीचर का सर फोड़ने के लिए या बाकायदा क्रिकेट खेलने के लिए, राइट? तो प्रूव करना मुश्किल होता है, इसीलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रिपरेशन की स्टेज पे पनिशेबल नहीं होती। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए एक इलीगल एक्ट या ओमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये कहता है कि यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रिपरेशन इटसेल्फ की ही स्टेज पर पनिशेबल हो जाएगी। ये कहता है कि किसी को अगर सेक्शन 121 के अंडर कन्विक्ट करना है तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 2 तरीके से वो कर सकता है, या तो सेक्शन 121 की, हमने जैसे पहला वाला सेक्शन पढ़ा उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करे, या फिर ओवरऑल बाय फोर्स। ओवरऑल मतलब वो चक्के में डाल देना, यानी कि देश में हड़बड़ी मचा देना। ओवरऑल बाय फोर्स किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये 2 तरीके की हो सकती है, या तो शो ऑफ फोर्स या यूज ऑफ फोर्स। मतलब कि शो करना कि हाँ मार दूंगा, यूज मतलब कर ही दी, मार ही दिया। ठीक है, तो ओवरऑल बाय फोर्स, शो या यूज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेक्शन 121। अगर तुम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो तो इलीगल एक्ट या ओमिशन करने की जरूरत थी, प्रिपरेशन इटसेल्फ की स्टेज से ये क्राइम पनिशेबल करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सेक्शन 122। ये क्या कहता है कि भाई कलेक्टिंग मेन, आर्म्स या एमिनेशन, तो ये उसको भी ये पनिशेबल बना रहा है। बेसिकली प्रिपरेशन की स्टेज को वही चीज़ है कि प्रिपरेशन में तुम टूल्स प्रिपेयर करते हो, यहाँ पे तुम आर्म्स, एमिनेशन या सिर्फ बंदे ही इकट्ठे करो तो भी ये सेक्शन तुम्हें पनिशेबल करेगा। क्यों? ओइंग टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। इस ऑफेंस की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, इसीलिए ये तुम्हें प्रिपरेशन सेल्फ की ही स्टेज पे पनिशेबल कर देगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 123 कंसीलिंग विद द इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। यानी कि कंसीलिंग मतलब क्या होता है? छुपाना। अब इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। मैंने कहा कि भाई 2 घर है, पीएम का एक सीएम का। मैंने कहा कि भाई पीएम के घर ना अटैक होने वाला है, तो सारे पुलिस फोर्स ना वहां पहुंच गए पीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अटैक हो गया सीएम के घर। समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दी कि भाई पीएम के घर अटैक होने वाले, सारी पुलिस फोर्स यहाँ थी ताकि सीएम के घर इजीली अटैक हो पाए। तो मैंने क्या किया, कंसील, मैंने एक फैक्ट छुपाया विद द इंटेंट। मेरी इंटेंशन क्या थी? फैसिलिटेट करना, मदद करना फॉर द डिजाइन टू वेज वॉर। सीएम के घर अटैक हो पाया, मैंने वो जो फैक्ट छुपाया, सारी अटेंशन वहां चली गई पीएम के घर, तो इससे मैं सेक्शन 123 में कवर हो गई। अब इसके इंग्रेडिएंट समझो। मस्ट बी अ डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुम इसके अगेंस्ट अटैक करो, एक डिजाइन है टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अक्यूज मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सच डिजाइन। मुझे पता था कि उसके घर अटैक होने वाला है। नेक्स्ट, अक्यूज मस्ट हैव कंसील्ड ऑफ सच डिजाइन, मतलब अक्यूज ने छुपाया था, एक्चुअली मतलब सीएम के घर अटैक होने वाला था, मैंने फैक्ट छुपाया। नेक्स्ट, अक्यूज मस्ट हैव इंटेंडेड टू फैसिलिटेट। अक्यूज ने जो कंसील करा था, क्यों करा था? या तो इंटेंड करा था टू फैसिलिटेट, वो चाहता था कि मदद हो पाए, या फिर अक्यूज हैड द नॉलेज। अक्यूज को पता था कि अगर वो ये फैक्ट छुपाएगा, उसको नॉलेज थी कि भाई अगर वो ये फैक्ट छुपाएगा तो ये फैसिलिटेट हो जाएगा विद द डिजाइन टू वेज वॉर। अगर उसने ये फैक्ट छुपाया तो यहाँ पर इजीली वेज वॉर, यहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है। ये सेक्शन ना बेसिकली सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी का कहता है ये हर सिटीजन पे एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि अगर तुम्हें भनक लगी है कि भाई ऐसा कोई अटैक होने वाला है तो तुम अपने नियर बाय मैजिस्ट्रेट या पुलिस में तुम्हें इन्फॉर्म करने की ड्यूटी है। अगर तुम नहीं करते तो तुम यहाँ कवर होते हो। समझ गए? इसका एक वही वाला केस है शौकत हुसैन गुरु वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, वही एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू वाला। इसमें भी यही हुआ था। इस पर्सन को इसलिए पकड़ा गया था कि इसने कंसील किया था, ये जानता था
कि भाई ऐसा कोई इंटेंशन है कि भाई उनका पार्लियामेंट में अटैक करने का सीन है, ये जानता था पर इसने इन्फॉर्म नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, अटैक हो रहा है होने दो, इसलिए पर्सन सेक्शन 123 में कवर हुआ था। नेक्स्ट आता है सेक्शन 124, वो कहते हैं असॉल्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर ताकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए। अगर किसी ने रश आवर मूवी देखी हो तो उसमें प्रेसिडेंट की बेटी किडनैप कर ली थी और प्रेसिडेंट को ताकि मतलब वो फोर्स कर सके, कंपेल कर सके कि भाई तुम ये वाली ड्यूटी या ये वाला एक्शन लो, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर उन्हें कंपेल करना या रिस्ट्रेन करना वो काम करने के लिए जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है। तो अगर तुम असॉल्ट उनके साथ करते हो, यानी अगर तुम सिर्फ अटेम्प्ट भी करते हो या कंप्लीट ऑफेंस करते हो, दोनों ही सिचुएशन में तुम्हें 7 साल की सजा प्लस फाइन, ये यानी क्या बन गया, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। क्लियर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेक्शन 124 है सेडिशन। सेडिशन क्या है, अभी हाल ही में काफी नाम पे भी था ये, कन्हैया कुमार केस, कंगना रनौट। तो आज हम समझते हैं सेडिशन क्या है, बुकेश भी समझेंगे, पहले याद समझो। सेडिशन बेसिकली क्या होता है, डेफामेशन। डेफामेशन मतलब किसी की इज्जत उछालना। किसकी इज्जत उछालना, सरकार की। तो अगर तुम कोई भी ऐसे डेफामेटरी स्टेटमेंट्स रखते हो किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो तुम सेक्शन 124 सेडिशन में कवर हो जाते हो। इसको काफी ग्रेव माना जाता है, क्यों, क्योंकि भाई सेडिशन में तुम क्या करते हो, तुम लोगों को भड़काते हो, तुम लोगों के अंदर हेट्रेड वाली फीलिंग पैदा करते हो सरकार के खिलाफ। तो अब लोगों के अंदर तुम हेट्रेड वाली फीलिंग पैदा कर रहे हो, लोग चाहेंगे कि सरकार पलट दो, और लोगों के मन में मान लो विद्रोह इतना बढ़ गया कि उन्होंने सरकार पलट दी, राइट। तो देश में सोचो कितना हलचल का माहौल पैदा हो जाएगा। सरकार पलट दी, करंटली मतलब अब कौन सी स्टेट लग जाएगी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो सोचो इकोनॉमी तक क्रैश हो सकती है, देश में हलचल मच सकती है, स्टेट की स्टेबिलिटी वाला माहौल हट जाएगा। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्टेट अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये वाला लॉ यूज करते हैं, सेक्शन 124 सेडिशन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि क्या सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्योंकि भाई ऐसे तो मतलब मैं सरकार के खिलाफ कुछ भी कहूंगी तो मतलब मेरे को सेक्शन 124 में डाल दोगे, ऐसे तो मीडिया वाले भाई सारी जेल के अंदर होने चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है। सेडिशन में देखो मैंने क्या समझाया कि डेफामेशन होती है। डेफामेशन में हमें 2 चीजें पता है, पहले कि जो भी बातें कही है वो सारी झूठ होनी चाहिए। अगर वो सच है, इफ इट इज अ ट्रूथ एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, देन इट इज नॉट अ डेफामेशन, देन दैट इज एन एक्सेप्शन टू डेफामेशन। डेफामेशन इज व्हाट, अ लाई। कोई भी तुम ऐसे झूठे तथ्य रखते हो। दूसरी चीज क्या है कि भाई डेफामेशन में तुम्हारी पर्सनल फीलिंग कवर नहीं होती, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कवर होते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को वो पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है, नॉर्मली आई डोंट लाइक दैट पर्सन, एंड ऑफ द स्टोरी। ऑन द अदर हैंड मुझे वो पर्सन पसंद नहीं है क्योंकि वो चोर है। अब ये क्या हो गया, ये डेफामेशन हो गया, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रखी कि वो चोर है और एक्चुअली में वो इनोसेंट है। तो ये डेफामेशन हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उस पर भरोसा ना करो। मेरा इंटेंशन क्या है कि भाई उस पर तुम ट्रस्ट ना करो, राइट। तो ये चीज हो गई डेफामेशन। इसीलिए मतलब सरकार के खिलाफ अगर तुम कोई ऐसे झूठे फैक्ट्स रखते हो, झूठे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रखते हो, तो वो सेडिशन है विद द इंटेंशन कि सरकार के खिलाफ लोगों में हेट्रेड पैदा हो, राइट। दैट इज योर सेडिशन। लेकिन अगर वो सच में एक चोर है तो वो सेडिशन नहीं है। यानी कि तुमने आर्टिकल 19(1) अगर याद हो तुम्हें, तो तुम्हें पता होगा कि आर्टिकल 19(1) इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और उन रिस्ट्रिक्शंस में ये एक सेक्शन कवर होता है, मतलब अपनी इज्जत को, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का स्टेट का हक है। उन एक्सेप्शंस में, आर्टिकल 19(1) के एक्सेप्शन में ये फॉलो। तो अब फिलहाल ये समझो सेडिशन क्या होता है कि भाई हुएवर बाय वर्ड्स स्पोकन या रिटन या थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे अखबारों में तुमने देखा होगा कॉमिक्स आती है, मतलब अखबारों में एक छोटे से एक सेक्शन में कॉमिक आती है, वो सरकार को ताने कसने के लिए, ठीक है। तो अगर वो ताना जेन्युइन है तो ठीक है, लेकिन अगर वो झूठ है तो यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। जो कि एक्साइट या अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के खिलाफ हेट्रेड जो वो पैदा करता है, तो वो सेडिशन में कवर होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पहली कि भाई डिसअफेक्शन इंक्लूड्स एनिमिटी एंड डिसलॉयल्टी, मतलब सरकार के खिलाफ डिसलॉयल्टी या एनिमिटी दोनों इंक्लूड करेगा वर्ड डिसअफेक्शन। नेक्स्ट आता है कि कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन
जो कि मेजर्स अगेंस्ट द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मान लो सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया या सरकार ने कोई ऐसा लॉ लाया जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई गलत है, और तुम उसके बाकायदा प्रोज एंड कॉन्स दे सकते हो, तुमने अपने जेन्युइन रीजंस दिए कि भाई ये वाला सरकार ने जो स्टेप उठाया वो गलत है, सरकार को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, तो ताकि टू ऑब्टेन ऑल्ट्रेशन बाय लॉफुल मीन्स, तुमने लॉफुली तरीके से, ये नहीं कि दंगे वंगे, लॉफुल तरीके से तुम चाह रहे हो कि सरकार वो वापस ले ले, और तुम्हारा इंटेंशन ये नहीं है कि भाई हेट्रेड या डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, तुम जेन्युइनली चाहते हो कि सरकार वो स्टेप ना ले क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भाई वो स्टेप गलत है। या फिर तीसरी चीज भी यही है, अगर कोई वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तुम्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा लिया है जो कि गलत है और उसके हिसाब से तुम अपने कमेंट दे रहे हो, तो वो भी चीज सेडिशन में नहीं इंक्लूड होगी। ये दोनों चीजें सेडिशन की एक्सेप्शन है। यहां तक हमें क्लियर है। एक सेडिशन की पनिशमेंट 3 years या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन भी दे सकते हैं। अब सेडिशन की ना थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, ये गुजरात जुडिशरी के पेपर में आई हुई है। देखो सेडिशन 124A, लेकिन एक्चुअली में सेडिशन जो 1860 के आईपीसी है वो सेक्शन 113 में होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस 113 में ये नहीं लाया गया, मतलब ये बेसिकली ड्रॉप हो गया था, ठीक है, सेडिशन का सेक्शन। उसके बाद 1870 के आसपास, तुम्हें पता है कि अभी इंडिपेंडेंस का टाइम नहीं था, तब का टाइम था जब देश आज़ादी नहीं थी, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोगों में विद्रोह की फीलिंग पैदा करते थे कि भाई आज़ादी के लिए लड़ो, ठीक है, तो उनके लिए लॉज थे, राइट। तो उस टाइम पे 1870 के आसपास ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ भाई ये वाला लॉ लाने की बहुत ज़रूरत है, तो 124A 1870 में यानी 10 साल बाद लाया गया, और इसका फर्स्ट जो इसके अगेंस्ट केस चला था वो था 1891 में बंगावासी केस। इसके अंदर सेडिशन के अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे 1898, 1937, 1948 और 1950 में। सबसे इम्पोर्टेंट 1898 की अमेंडमेंट थी, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे, बाकी सब में तो छुटपुट चेंजेस थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेडिशन का जो लॉ है ये कंसेप्ट यूके से लाया गया, लेकिन यूके इटसेल्फ में 2009 के अंदर सेडिशन का लॉ कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था। तो आपके हिसाब से जहाँ से हम लोग ये लॉ लाए हैं वहाँ ये लॉ कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, तो आपके हिसाब से क्या ये लॉ जो सेडिशन आज की डेट में फॉलो हमें करना चाहिए या हमें भी अबॉलिश कर देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भाई सेडिशन की वजह से सरकार के पास देखा जाए तो काफ़ी पावर्स आ जाती है कि भाई कुछ चीज़ें इधर से उधर घुमा दो और लोगों को अंदर डाल दो, कोई भी बंदा मतलब सरकार के अगेंस्ट कुछ कह ना पाए, ठीक है, तो सरकार के पास काफ़ी पावर्स आ जाती है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, सेडिशन का लॉ रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? क्योंकि हमें भी पता है जिस चीज़ के प्रो से ज़्यादा कौन दो, यानी जिस चीज़ से या हो उसको हटा देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सेडिशन का लॉ इंडिया में रहना चाहिए? अब इस सेक्शन का सबसे 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 इम्पोर्टेंट केस लॉ आता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे वही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया, सेडिशन वाले सेक्शन को वही चीज कही गई थी कि भाई जो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a, दैट इज वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि भाई वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस एंड दिस फॉल्स अंडर दैट एक्सेप्शन। तो इस केस का बस नाम याद कर लेना, ये मैं अभी बताना भूल गई थी, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। ये कहता है whoever wages war against Asiatic power, वो जो कि अलायंस में है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलायंस का बेसिकली मतलब होता है कि भाई मानो हमारा किसी के साथ सिमिलर इंटरेस्ट है तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, इस तरीके की अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। मतलब किसी के साथ अगर हम फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में, किसके साथ, एशियाटिक कंट्रीज के साथ। कौन है फ्रेंडली रिलेशनशिप में? हमारी सरकार। तो अगर उन कंट्रीज के खिलाफ तुम वॉर वेज करते हो तो तुम सेक्शन 125 का कवर करोगे। इसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 7 साल या फाइन। अब एक चीज ये समझो, यहाँ जो एशियाटिक वर्ड है इसको हटाने की रिकमेंडेशन आई थी। क्यों? क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि हमें हमारी बाकी जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ पीस में बना रहना चाहिए। तो सिर्फ एशियाटिक कंट्रीज थोड़ी, बाकी कंट्रीज के साथ तो हमारा पीसफुल रिलेशनशिप रहना चाहिए, राइट। इसीलिए इसको हटाने की बात करी गई थी, जस्ट लाइक सेक्शन 126। उससे पहले ये चीज समझो, मैंने बताया यहाँ पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 years और मे बी सब्जेक्ट टू फाइन। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन
कंपाउंडेबल है, यानी यहाँ मैं बोल रहा हूँ मे बी सब्जेक्ट टू फाइन और यहाँ बोल रही नॉन कंपाउंडेबल, वो इसीलिए यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरीली है, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी मिलेगी, और मे बी सब्जेक्ट टू फाइन, इसका ये मतलब है मर्जी हुई तो फाइन लगा देंगे या नहीं, फाइन एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ दो, इम्प्रिजनमेंट तो कंपल्सरीली मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, तो इसीलिए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 126, whoever डेप्रेडेशन, डेप्रेडेशन होता है डैमेज, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, उसमें लूटपाट रॉबरी करना, ठीक है, कोई इस चीज की प्रिपरेशन भी करे या अटेम्प्ट करे, किन देशों के साथ, किन टेरिटरीज के साथ, जो कि अलायंस में है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एशियाटिक वर्ड यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे भी इसको डालने की रिकमेंडेशन आएगी। अच्छा अब ये समझो, मतलब अगर मान लो तुम किसी दूसरे देश के खिलाफ, ठीक है, तुम वहां लूटपाट करते हो, तो यहाँ जब तुम आओगे तो तुम्हें शरण नहीं दी जाएगी, तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 7 साल की, ये भी वही है, और मेरी सब्जेक्ट टू फाइन, और जो तुम प्रॉपर्टी वहां से लूटपाट करके आए हो वो फोरफिट हो जाएगी, फोरफिट मतलब जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, ये भी वही है, कॉग्निजेबल, नॉन पेरेबल और नॉन कंपाउंडेबल। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सेक्शन 127, ये बोलता है कि रिसीविंग प्रॉपर्टी, अगर तुम प्रॉपर्टी रिसीव करते हो, कौन सी, जो वही डेप्रेडेशन वाली लूटपाट वाली प्रॉपर्टी अगर तुम रिसीव करते हो जानते हुए, नोइंगली, फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 125 और 126, मतलब अगर तुम कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव करते हो जो कि तुम्हें पता है कि वो यूज होगी फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस सेक्शन 125 और सेक्शन 126, तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। इसमें तुम प्रिंसिपल ऑफेंडर नहीं, लेकिन तुम्हें पार्टनर इन क्राइम माना जाएगा, यानी तुम असेसरी की हैसियत से तुम्हें भी पनिशमेंट दी जाएगी, 7 years एंड फाइन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 128। देखो सेक्शन 121 से लेके 124 ए तक थे तुम्हारे वेजिंग वॉर वाले, ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारे 125 से 127 तक तुम्हारे आ गए एशियाटिक कंट्रीज या कोई और टेरिटरीज के खिलाफ वॉर वेज वगैरह करने के, ठीक है, उसके बाद 128 से लेके 130 तक तुम्हारे सारे पब्लिक सर्वेंट वाले ऑफेंस आते हैं। सेक्शन 128 तुम्हें कहता है कि अगर कोई भी प्रिजनर ऑफ वॉर या स्टेट का प्रिजनर, उन दोनों में से किसी को, जो पब्लिक सर्वेंट है उसको वो एस्केप करने में वो उसकी हेल्प करता है, तो उसको भगाने में हेल्प करता है, कैसे, वॉलंटरीली। अब यहाँ इस सेक्शन में हमारे 3 कीवर्ड्स है, प्रिजनर ऑफ वॉर, स्टेट प्रिजनर एंड द वर्ड वॉलंटरी। देखो सबसे पहले वॉलंटरीली समझो, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के सर पे गन रख के कि हाँ भाई छोड़, तो नहीं, वॉलंटरीली अपनी मर्जी से उसको एस्केप कराया, ठीक है। दूसरा समझो प्रिजनर ऑफ वॉर और स्टेट प्रिजनर में डिफरेंस क्या होता है। देखो हमें पता है कि कोई भी ऑफेंस होता है वो स्टेट के खिलाफ होता है, ठीक है, तो जो भी ऑफेंस स्टेट के खिलाफ हुए वो हो गया स्टेट प्रिजनर, मतलब वो स्टेट का अपराधी है। जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे 2 देशों के बीच में लड़ाई है, ठीक है, तो मान लो हमने दूसरे देश का सोल्जर कोई जिंदा पकड़ लिया, तो वो पर्सन प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को भी पब्लिक सर्वेंट एस्केप करने में हेल्प करे वॉलंटरीली, तो वो सेक्शन 128 में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 129। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब उससे कोई चूक हो गई, ठीक है, उसकी वजह से इनमें से कोई भाग गया, तो वो सेक्शन 129 में कवर हो जाएगा। और फाइनली सेक्शन 130 ये कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट एड करे, मतलब हेल्प करे, या जैसे उसको रहने की जगह दे दी, ठीक है, हार्बर करे किसको, प्रिजनर ऑफ वॉर या स्टेट प्रिजनर को, तो वो सेक्शन 130 में लायबल है। इसकी पनिशमेंट होगी 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसकी होगी 3 साल, इसकी भी 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।